हरियाणा इस साल 26वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। 10 से 14 मार्च तक ये प्रतियोगिता आयोजित की जाएंगी। प्रतियोगिता का लोगो और मैस्कट सीएम मनोहर लाल ने लॉन्च कर दिया है। हरियाणा का राज्य पशु काला हिरण खेलों का मैस्कट चुना गया है। प्रतियोगिता में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 2500 से ज्यादा प्रतिभागी शामिल होंगे। बता दें कि पंचकूला में देवीलाल स्टेडियम में ज्यादातर मुकाबले होंगे। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी मौजूद रहे। खबर गुरुग्राम से है, जहां पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया को जमीन खाली करने का नोटिस जारी किया गया। डीटीपी इन्फोर्समेंट ने कब्जाधारियों को नोटिस जारी कर 15 दिन के अंदर कब्जा हटाने की मोहलत दी है। बता दें कि एचएसवीपी ने बताया कि सेक्टर 17-18 डिवाइडिंग रोड पर पूर्व मंत्री समेत 6 लोगों ने अरबों की प्रॉपर्टी कब्जा रखी थी, जिसमें यह कार्रवाई की गई है। खबर गुरुग्राम से है, जहां एनजीटी के आदेश के बाद सोहना में अरावली की पहाड़ी में अवैध रूप से बनाए गए फार्म हाउस को ध्वस्त करने के लिए कार्रवाई शुरू की गई, लेकिन नगर परिषद के अधिकारियों की मनमर्जी को देख ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने सख्त रुख अपनाया। तो वहीं नगर परिषद के अधिकारियों ने जेसीबी मशीन खराब होने की बात कह दी और 2-3 फार्म हाउस को ध्वस्त करने के बाद तोड़फोड़ की कार्रवाई पर ब्रेक लगा दिया। अब इसे नगर परिषद के अधिकारियों की फार्म हाउस मालिकों के साथ मिलीभगत करें या फिर अधिकारियों पर दबंगों का दबाव, क्योंकि इससे पहले भी तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई थी। उस समय भी परिषद के अधिकारियों ने आंखों पर पट्टी बांधकर तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दिया था। आपको बता दें कि रासीना अरावली की पहाड़ी में करीब 1200 फार्म हाउस बने हुए हैं, जिनमें से कुछ फार्म हाउस एग्रीकल्चर लैंड में है तो कुछ फार्म हाउस पर अदालत से स्टे है। तीन चार फार्म हाउस ही डिमोलिश किया गया है। कुछ जेसीबी जो हमारे पास नगर परिषद की थी वो सही काम नहीं कर रही थी, इसलिए कुछ कार्य अधूरे रह गया। बाकी आगामी प्रोग्राम जो आएगा उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन नगर परिषद अपनी कार्रवाई आज भी करी है और आगे भी करने के लिए जो है वहां कहा गया था। एक्शन जो है कि नगर परिषद। खबर आपको गुरुग्राम से बता रहे हैं, जहां पर एनजीटी के आदेश के बाद सोहना में अरावली की पहाड़ी में अवैध रूप से बनाए गए फार्म हाउस को ध्वस्त करने के लिए कार्रवाई शुरू की गई थी, लेकिन नगर परिषद के अधिकारियों की मनमर्जी को देख ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने अब सख्त रुख अपनाया है। तो वहीं नगर परिषद के अधिकारियों ने जेसीबी मशीन खराब होने की बात कह दी है और 2-3 फार्म हाउस को ध्वस्त करने के बाद तोड़फोड़ की कार्रवाई पर ब्रेक लगा दिया। अब इसे नगर परिषद के अधिकारियों की फार्म हाउस मालिकों के साथ साठगांठ कहें या फिर अधिकारियों पर दबंगों का दबाव, क्योंकि इससे पहले भी तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई थी। उस समय भी परिषद के अधिकारियों ने आंखों पर पट्टी बांधकर तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दिया था। आपको बता दें कि रासीना अरावली की पहाड़ियों में करीब 1200 फार्म हाउस बने हुए हैं, जिनमें से कुछ फार्म हाउस एग्रीकल्चर लैंड में है तो कुछ फार्म हाउस पर अदालत से स्टे लगा हुआ है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने मीडिया से बातचीत में कांग्रेस की मानसिकता की कलई खोलकर रख दी है। अनिल विज घरौंडा के विधायक अरविंदर कल्याण के फार्म हाउस पर पहुंचे थे, जहां पर विधायक और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अनिल विज का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। अनिल विज ने कांग्रेस पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ देश का ही फिगर नहीं बल्कि विश्व का सम्मानित चेहरा, और कांग्रेसी कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। कांग्रेस पार्टी को जहां जाना था वहां जा चुकी है। कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को अनिल विज ने ढोंग करार दिया है। अनिल विज ने कहा कि ये तो कांग्रेस का ढोंग है। कांग्रेस को कहा हाथ से हाथ जोड़ना है, इन्होंने तो तलवारों से सिर कटवाए हैं, ये हाथ से हाथ जोड़ने वाले नहीं है।
इन्होंने तो 1947 में देश का विभाजन करके 1 लाख लोगों को मरवा दिया। प्रधानमंत्री जो कि आज खाली देश का फिगर नहीं है, आज वो सारे संसार का एक सम्मानित चेहरा है। और ये लोग कह रहे हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। आप तो तुम सारा कांग्रेस पार्टी चली गई जहां इन्होंने जाना था और मोदी को कह रहे हैं तेरी कब्र खुदेगी। तो उस पर मैंने वो ट्वीट किया, अरे ये तो ढोंग है, हाथ से हाथ कहां जोड़ना। इन्होंने तो तलवारों से सिर कटवाए हैं, ये हाथ से हाथ जोड़ने वाले कहां। इस तरफ कर लो, इधर हो जाओ भाई, इधर कर लो, इधर कर लो, इधर भाई। मिसिंग लैंड 2022 जेसिका एशले गैगन और फाइनलिस्ट इंडिया फैनविक भारत दौरे पर हैं। हाल ही में जेसिका फरीदाबाद स्थित अमृता अस्पताल पहुंची और इंग्लैंड की ब्यूटी क्वीन चुनी गई। जेसिका ने अपनी यात्रा के लिए भारत में फरीदाबाद के अमृता अस्पताल समेत कई जगहों को चुना। जेसिका एक विशेष कार्यक्रम के तहत भारत दौरे पर हैं, जिसके तहत सौंदर्य प्रतियोगिता के विजेता कई देशों का दौरा कर वहां के लोगों की संस्कृति, शिक्षा, कृषि और जीवन शैली को जानते हैं। मिस इंग्लैंड जेसिका गगन में यात्रा के दौरान अमृता पाठशाला और अमृता कॉलेज ऑफ नर्सिंग के छात्रों से बातचीत भी की। जेसिका गगन ने छात्रों के साथ महिला सशक्तिकरण और प्लास्टिक मुक्त पर्यावरण के महत्व पर अपने विचार साझा किए। बता दें कि जेसिका एक वैमानिक इंजीनियर भी हैं। छात्रों के साथ अपने कॉलेज के दिनों को याद करते हुए बताया कि कैसे उन्हें वैमानिक इंजीनियर बनने की प्रेरणा मिली। साथ ही जेसिका ने बताया कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। I've had the most incredible time here today at this hospital. It's absolutely amazing and blown my mind with how high technology it is and how much love and care is in the hospital. It just has such an aura and ambience of peace, love and hope as well. I've enjoyed meeting the new students, the future nurses. I think what they are training for is absolutely incredible, and to be able to have the facilities on campus, to have the future nurses actually studying in the hospital as well, is such a new, fresh and exciting experience for them. I was born with an extremely rare eye condition called microphthalmia, so being in a hospital and being able to inspire and chat to the new nurses has been absolutely incredible. The hospitality has just been next to nothing. It's been fantastic. So I'm really so grateful I've had the opportunity today to be here and explore this new hospital. It's absolutely incredible. Thank you. Thank you. Really interested in. So my master's was in aerospace engineering when I was doing it. But I'm actually tempted to do a master's in biomedical engineering. I thought Biomedical utilitarian. Yeah, I can't say for certain, but a lot of my work in the UK at the moment is every single week I go into different schools in the UK and I speak to kids who might be 4 years old, they might be 20 years old, a wide spectrum of different girls and boys, and I talk to them about the different industries which like engineers, but also the different types of engineers, because when I was younger I didn't know. So biomedical engineers, chemical, mechanical, civil, aerospace, obviously there's absolutely loads, and basically help young kids realise the skills they already possess to become fantastic engineers and scientists and people working in technology. That's what I'm really passionate about. So if I could do that for the rest of my life and that could be my job, that would be great. But at the moment the plan remains to, after being Miss England, carry on, get my master's degree in some kind of engineering, whether it be aerospace or biomedical, I'm not sure yet. Only 2 options available. And then, Or biomedical. Yeah. Nothing else is available. I mean, I could even go into mechanical.
That would be a good one because it's like an umbrella over all of them. Which it is, isn't it? Mechanical like the umbrella. So there's a lot. We had a project where our people were going to schools, government schools also, and they were teaching them robotics and haptics, but in so very simple ways, even about design. So that was a really, really interesting project. Yeah. She is aerospace engineer. I assumed from the size of the crowd. She is aerospace engineer. What I want to say was she's aerospace engineer. Oh, good, good. And her name is India. Her name is India. And if I say Miss India, she will don't call me Miss India. So I'm going to call you name is India. You know, her name is India, and she is environmental princess. She is champion of Very good. environment. Wonderful. You want to just say something to Swamiji? Yes, I think this hospital for me feels so lovely because unlike other hospitals that are built on profit, you can tell from walking in that this hospital is built on love and care. And I like the idea of healing people, not just mending people physically. You know, you're mending and healing people mentally as well, and helping people get over traumas from having the operations and spiritually also uplifting them, which I think is so important and something I've never experienced in a hospital before. So I'm really just so completely impressed. Fantastic. And also on the environmental front, this building is a LEED Gold certified building. We were on the edge of platinum, but some of the expenditure they wanted us to make to get there was excessive. Yeah. Just to get a certification, if you are wasting on resources, it wouldn't make sense. So we were almost at platinum. Why platinum? Leads. So we were very, very conscious. Basically, resources are scarce. We might have the option of using it, but then those resources then are not available to anybody else. Yeah. So if we are using something, the maximum needs to come out of it, and there needs to be a balance also. So that thought is very, very clear. We went into all of this not for any certification, not for a LEED certification or anything. We did it because we have to. We have to be conscious. We have to do better with the whole thing. Absolutely. And can you tell Swamiji about your eye? Yeah. You need to know, you know. Yeah, absolutely. So, my campaign within the Miss England competition was all about raising awareness for eye conditions. I was born with a condition called microphthalmia in my left eye, which means that the optic nerve was damaged at birth. So I'm fully blind in my left eye, and I do wear a prosthetic eye on top of my existing eye to lift it up. And part of my campaign was really to empower children and older people as well who have had either cancer in the eye, or who have had a car accident and had to have an operation to remove it, or children who are born with birth defects. No, at the moment I'm just Miss England essentially. I was doing my master's degree in aerospace engineering when I won Miss England. So my plan remains to go back and get my master's degree because I really, really want it. But I can't do both at the same time. And do what after that? After that, I can't. What is the specific field you are interested in within that? So, when I did my dissertation for my bachelor's, I actually did a lot of work on the design and development of non-pneumatic tyres and how we can use them obviously both in space applications but also on standard cars here, because it's a way that we can You said non-pneumatic tyres. Yeah, so tyres which don't have air in them as such. They're basically, you create a specific mesh and you have to do a lot of research into topology optimization, which is basically about the way that the tyre is going to deform according to where the pressure is going to be applied. And yeah, how you can manipulate how the tyre is going to react according to the geometry of the shapes. So I found that really, really interesting. It is just geometry or materials also? Are there sorts of materials there? Yeah, so we obviously design and create new materials for these purposes, but in my dissertation I didn't create any new materials because I was only doing my bachelor's. But there's that area of engineering, basically creating new stuff which is going to be of use to both myself and everybody else. Cars out there, they don't
like they get punctures all the time. It's such a common occurrence which we can actually fix. So I really enjoyed that side of engineering, basically solving the problem, but aware that there's a lot of skills that I have acquired through doing my degree. I might potentially end up going into finance or a different field like that, software, something like that. I'm not sure yet, I'm not sure, because the world's like my oyster at the moment. There might be thousands of people who are doing finance. फतेहाबाद में 1 करोड़ 9 लाख की लागत से दिव्यांगों को निःशुल्क व्हील चेयर और ई रिक्शा बांटे गए। बता दें, केंद्रीय अधिकारिता मंत्रालय और रेड क्रॉस के सहयोग से दिव्यांगों को ये उपकरण वितरित किए गए हैं। इस दौरान सांसद सुनीता दुग्गल कार्यक्रम में मौजूद रही और मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि दिव्यांगों को मुख्यधारा में लाने के लिए सरकार ने कल्याणार्थ योजना चलाई है, जिसके तहत 400 दिव्यांगों को लाभान्वित किया गया है। मैं उनको अपने कर सुनने की जो मशीन है उसकी बात करें तो ये सब मिलाकर आप ये देखिए कि आज जो है 428 उपकरण जो है फतेहाबाद जिले के अंदर बांटे जा रहे हैं और 138 के करीब जो है वो कल टोहाना में बांटे गए थे। तो मैं आप लोगों के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जो दिव्यांगजनों के बारे में इतना सोचते हैं। ये दिव्यांगजन जो है, ये अगर ये शब्द भी जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था तो मैं बहुत बहुत तहे दिल से केंद्र सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, अधिकारिता मंत्रालय का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। उनको अपने कर कमलों से ये बैटरी वाले अगर कोई अपना रोजगार चलाने ये रिक्शा दी जा रही है। आपने आए हुए सभी मेहमानों का अभिनंदन, स्वागत। उत्तर प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला भिवानी दौरे पर रहे। इस दौरान बराला ने भिवानी यूबी खेलों के मामले में अव्वल है कहा और अब कबड्डी का भिवानी में एक तरह से महाकुंभ लगा है। खेलों के मामले में प्रदेश काफी आगे है। प्रदेश में बुढ़ापा पेंशन को लेकर दुष्यंत चौटाला के बयान पर भी बराला ने कहा कि साझा सरकार चल रही है और साझा रूप से कार्य सोच समझकर चलना है। दोनों सरकारों ने मिलकर बुजुर्गों की पेंशन को लेकर फैसला किया है। वहीं कांग्रेस की हाथ से हाथ मिलाओ कार्यक्रम पर तंज कसा और कहा कि ये हाथ पहले जोड़े होते तो ऐसा ना होता। बराला ने इनेलो के अभय चौटाला की यात्रा पर भी तंज कसा और कहा कि उनकी यात्रा के लिए शुभकामनाएं भी दी। कभी ये पार्टी काफी बड़ी थी और अब समाप्ति की ओर है, लेकिन फिर भी वे उनकी यात्रा को शुभकामनाएं देते हैं। वो तो कहेंगे क्योंकि उनका वो जब चुनाव के अंदर गए थे 2014 के, उनका वायदा था। लेकिन जब गठबंधन होता है, आप गठबंधन सरकार चलाते हैं तो गठबंधन की जो मर्यादाएं हैं, गठबंधन का जो एक कार्यक्रम बनता है उसके आधार पर सरकारें चलती हैं। उनके अपने वायदे हैं, भारतीय जनता पार्टी के अपने वायदे हैं और हमारी जो साझा सरकार है इसका ये प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा वायदे दोनों पार्टियों के इस कार्यकाल के अंदर पूरे हों। कबड्डी महाकुंभ का दूसरा दिन है, जिसमें हमारे पास 17 टीमें पहुंची थी। हमने 16 टीमों का चयन करना था। 17 टीमें जो पहुंची थी, लास्ट की 2 टीमें जो पहुंची उनका हमने मैच कराया। उसमें से जो विजेता हुआ उन दोनों में से एक टीम रखी हमने। लगभग 16 टीमें हमारे पहुंच चुकी हैं और आप देखेंगे कि कितना भव्य ये मैच चल रहा है। रोमांचक मैच हो चुका है। भिवानी की जनता, आसपास के क्षेत्रों की जनता, पूरे हरियाणा प्रदेश से, दूर दूर से जिलों से पहुंचे हैं। आप देखिए भव्य, मैंने फर्स्ट टाइम 42 साल की उम्र में इतना बड़ी भीड़ देखी है। जाखल क्षेत्र से मिल रही शिकायतों के आधार पर सीएम फ्लाइंग की टीम और फूड सप्लाई विभाग के संयुक्त तत्वाधान में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान गुरुदेव स्वीट हाउस के संचालक संजीव कुमार की दुकान से 9 सिलेंडर बरामद किए गए। जानकारी देते हुए फूड सप्लाई विभाग से विनीत कुमार ने बताया कि उड़नदस्ता टीम के नेतृत्व में जाखल गांव में छापामारी की गई, जिसमें से 6 घरेलू सिलेंडर
और 2 कमर्शियल सिलेंडर के साथ एक छोटा सिलेंडर बरामद किया गया है। दुकान के संचालक संजीव ने कहा कि बरामद किए गए सिलेंडर उनके नहीं है, अन्य क्षेत्रों के लोगों के। जब गैस की गाड़ी आती है तो वे अपनी कॉपी के द्वारा लोग सिलेंडर भरवा लेते हैं। एससीएम फ्लाइंग छापा मारा। इस दौरान उड़नदस्ता की टीम ने अधिकारी एएसआई साधुराम, एएसआई रामफल और अन्य जाखल पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहे। राजस्थान के भरतपुर में जुनैद नासिर हत्याकांड मामले को लेकर नूह जिले के फिरोजपुर में हजारों की संख्या में युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद जिला पुलिस ने इलाके में आपसी भाईचारा खराब ना हो और अमन शांति कायम रहे, इसे लेकर फ्लैग मार्च निकाला। इसी सब बीच थाना प्रभारी अजयवीर भडाना ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सोशल मीडिया या गलत इस्तेमाल ना करें। जो भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालेगा या उसका गलत इस्तेमाल करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अपने उच्च अफसरों के आदेशों के अनुसार आज हम सभी जगह जिले में फ्लैग मार्च कर रहे हैं। शांति बनी रहे इलाके में। क्या लोगों से अपील करना चाहिए? तो लोगों से अपील यही है कि अपना भाईचारा बनाए, अपने सुख शांति रहें, किसी अफवाह पर ध्यान न दें। कहाँ से कहाँ तक फ्लैग मार्च निकाला जाए? पूरे शहर में निकाल रहे हैं। ऐसी साथी क्या दिशा निर्देश यही है कि पूरे अपने इलाके में फ्लैग मार्च निकाला जाए। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जय सिंह चौटाला ने जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनावी मोड़ में आने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव को ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए पार्टी कार्यकर्ता चुनाव को लेकर कमर कस ले और मैदान में उतरे। पार्टी के संगठन में जो कोई खामियां हैं उन्हें दुरुस्त करेंगे। आगामी 1.5 वर्ष में वार्ड स्तर के बूथ स्तर तक इसको लेकर के जाने का काम करेंगे। सर, एक बात बार बार आती है कि क्या उनके पेंशन की आपने कहा बढ़ेगी, लेकिन आपका तो कहीं न कहीं कभी हल्की है। ये पूरी कलम अगर हमारे हाथ में होती तो पहली कलम से करते। अब हम सहयोगी हैं और सहयोगी के नाते निरंतर हमारा प्रयास है और उस टारगेट को अचीव करने का काम करेंगे।